गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर पलटकर 3 कांवड़ियों की दर्दनाक मौत। घटना पर मुख्यमंत्री ने जताया दुख। देहरादून में हरेला पर्व की तैयारियों पर विशेष बैठक। मंत्री गणेश जोशी ने कृषि विभाग के साथ की बैठक। राज्य भर में बृहद पौधारोपण के लिए दिए निर्देश। रामनगर में नशा नहीं इलाज दो अभियान के तहत हल्ला बोल प्रदर्शन। महिलाओं का विधायक कार्यालय पर बोला हल्ला। थाली करछू लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। देह व्यापार के खिलाफ हरिद्वार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एचएमसी ग्रैंड होटल में पुलिस ने मारा छापा। मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। संचालक फरार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी हरेला पर्व की तैयारियों और बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को हुए नुकसान की समीक्षा की। जहां बैठक में मंत्री जोशी ने निर्देश दिए कि हरेला पर्व के अवसर पर राज्य भर में बृहद पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाए। साथ ही इस बार लगभग 15 लाख वर्षाकालीन फलदार पौधों का भी निःशुल्क वितरण और रोपण किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने सभी जिलों के उद्यान अधिकारियों को व्यापक स्तर पर पौधारोपण करने और आम, अमरूद, लीची, अनार, नींबू, माल्टा, कटहल आदि पौधों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश भर में अप्रैल 2024 से पहले अभी तक हुई ओलावृष्टि और भारी बारिश से फसलों को हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने बताया कि इस दौरान लगभग 7 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया गया है। कृषि मंत्री ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार संकट की घड़ी में उनके साथ है। भारत सरकार के मानकों के अनुरूप उन्हें जल्द ही मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही मंत्री जोशी ने रानीपोखरी क्षेत्र में प्रस्तावित फाइटो सैनिटरी लैब और पैक हाउस निर्माण को लेकर सभी कागजी कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। अप्रैल से लेकर अभी तक लगभग 7 करोड़ का फसलों का नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान उत्तरकाशी में 2 करोड़ से अधिक का हुआ है और पटवारी द्वारा उसका आकलन करने के बाद शीघ्र उसके भी मुआवजे किसानों को दिए जाएंगे। और इससे पूर्व पिछले वर्ष में खरीफ और रबी मिलाकर लगभग 411 करोड़ रुपए इंश्योरेंस कंपनी द्वारा मुआवजा बांटा गया है और सरकार किसान के साथ में खड़ी है। ये बिल्कुल निश्चित ही देखिए, अभी तक का जो आंकड़ा आया है 7 करोड़ का है और उसके आगे भी लगातार हमारे अधिकारियों को हमने कहा है कि आप स्थिति का आकलन करें और आकलन के बाद जो भी आकलन की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर उनको मुआवजा दिया जाएगा। और वहीं आज हमने हरेला की भी समीक्षा की है। हमने कहा इस बार हमारा विभाग लगभग 15 लाख फलदार वृक्ष लगाएगा। अभी तक 8 लाख तक की डिमांड हमारे पास आ चुकी है और सभी अन्य संस्थाओं से भी आ रही है। हमारी पार्टी द्वारा भी वृक्षारोपण भारी मात्रा में किया, उसकी डिमांड भी आ रही है और 15 लाख फलदार वृक्ष लगाने का लक्ष्य हमने रखा है। फलदार वृक्ष लगाने का आशय यह है कि क्योंकि अगर हम वैसे पेड़ लगाते हैं तो लोग ध्यान नहीं देते। फलदार वृक्ष अगर व्यक्ति लगाता है तो उसको ये लगता है कि जब ये तैयार होगा तो इससे फल मिलेगा, तो वो उसकी देखभाल भी करता है। और प्रति व्यक्ति हम 5-5 जो पेड़ हैं फलदार निःशुल्क हम वितरित करेंगे और अधिक से अधिक लोगों से हम अपील करते हैं कि इसमें बढ़कर भाग लें और वृक्षारोपण करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर फूड दुकानों पर लाइसेंस अब जरूरी किया जाएगा। जी हां, आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा ऐलान है। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन न करने वालों पर लगेगा 2 लाख रुपए तक का जुर्माना। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का भी इस पर बयान सामने आया है। सीएम धामी के निर्णय पर उन्होंने आभार जताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्णय स्वागत योग्य है। इस निर्णय का सभी दुकानदारों को करना चाहिए पालन। पहले कई प्रकार की घटी है घटनाएं, अपनी पहचान और अपना पहचान पत्र देना जरूरी है।
कि कुछ गलत थोड़ी कहा उन्होंने। अगर मान लिया मैं गणेश जोशी हूं तो मैं गणेश खान थोड़ी लिख लूंगा। अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो बिल्कुल सही कहा है और लोगों को इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि बीच में इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं कि खाने में थूकना, अन्य प्रकार की घटनाएं, उसके लिए अपनी पहचान, अपना पहचान पत्र होना बहुत जरूरी है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। तो वहीं उत्तराखंड में लगातार बारिश एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। देहरादून समेत 4 जिलों में भारी बारिश होने के लिए लगातार हो रही है और ऐसे में मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है, जहां पर मौसम विभाग ने इसके लिए पूर्वानुमान जारी किया है। देहरादून, टिहरी, नैनीताल और बागेश्वर जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य पर्वतीय जिलों में बिजली चमकने और गर्जन के साथ तेज बारिश की संभावना जताई गई है। पहाड़ों से लेकर मैदानी जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। 4 जुलाई को बागेश्वर के साथ पिथौरागढ़ में मानसून सक्रिय रहेगा। 7 जुलाई तक प्रदेश भर में मौसम बदले रहने के आसार नजर आ रहे हैं। 4 धाम यात्रा मार्ग पर भूस्खलन का भी खतरा और ऐसे में मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और निचले इलाकों में बाढ़ को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। पहाड़ों में बरते विशेष सावधानी, बारिश के दौरान गाड़ गधेरों के आसपास न हो खड़े और ऐसे में आंधी तूफान के समय बिजली के खंभों, पेड़ों और अस्थायी निर्माणों से दूर रहे। और ऋषिकेश विधानसभा के पंचायत चुनाव प्रभारी एवं पार्षद देहरादून प्रवीण त्यागी ने ऋषिकेश के खैरी खुर्द कांग्रेस कार्यालय में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर विचार विमर्श किया है। विधानसभा प्रभारी प्रवीण त्यागी ने कहा है कि ऋषिकेश विधानसभा के 18 ग्राम सभा, 23 क्षेत्र पंचायत और 3 जिला पंचायत सीटों पर कांग्रेस अपने समर्थित प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी। जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल और कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला ने कहा कि पंचायत चुनाव में बीजेपी पार्टी बड़े मार्जिन से हार का सामना करने वाली है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी और तकनीकी उपकरणों से सुसज्जित सचल न्यायालय ई मोबाइल वैन द्वारा अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से साथियों से वार्ता होगी। जी हां, नैनीताल एसएसपी प्रहलाद मीणा ने हल्द्वानी में ई मोबाइल वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, तो वहीं एसएसपी ने इस दौरान प्रभारी मोबाइल वन से वैन की उपयोगिता और विशेषताओं के संबंध में जानकारी भी ली। पुलिस मुख्यालय द्वारा राजकीय कार्यों, जनहित के कार्यों के लिए जनपदों को नेटवर्क कनेक्टिविटी और तकनीकी उपकरणों से सुसज्जित एक अदद ई मोबाइल वैन आवंटित की गई है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया है कि नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत सुदूर क्षेत्र जहां से लोगों को नियमित न्यायालयों तक पहुंचने में कठिनाई होती है, उनको जनपद मुख्यालय और न्यायालय में स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए और नए कानूनों का आम जनमानस में जनपद के जनसंख्या बहुल क्षेत्रों में ई मोबाइल वैन के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। ई मोबाइल वैन के संचालक के लिए एसपी अपराध एवं यातायात डॉक्टर जगदीश चंद्र को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वैन के माध्यम से वैन को प्रत्येक चौकी क्षेत्र में ले जाकर चिन्हित स्थानों पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऋषिकेश से चंबा की ओर जा रहा कावड़ियों से भरा एक ट्रक नरेंद्र नगर थाना क्षेत्र में अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। ट्रक के सड़क पर पलटने से ही कावड़ियों में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही नरेंद्र नगर थाने से पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सड़क पर पलटे ट्रक में फंसे कावड़ियों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 21 कावड़िये ट्रक में सवार थे और घटना में 3 कावड़ियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। बाकी घायलों का पुलिस ने नरेंद्र नगर और ऋषिकेश एम्स के लिए एम्बुलेंस से उपचार के लिए रवाना किया है। नरेंद्र नगर के सीओ सुरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया है कि मृतकों के शव पुलिस ने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिए हैं और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। फिलहाल मृतकों और घायलों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस पहचान करने के प्रयास कर रही है। ट्रक सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश से उत्तरकाशी जा रहा था। घटना कैसे हुई, पुलिस इसकी जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता सभी घायलों की जान बचाने में
लगी हुई है और ऐसे में एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने बताया है कि उनकी पूरी टीम घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाने में जुटी हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सड़क हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी से टिहरी को घायलों के उपचार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं करने के लिए निर्देश दिए हैं और घटना की जांच करने के लिए भी कहा गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक नारक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, बताइए, ये जो कांवड़िये से भरे ट्रक पलटा है, कैसे पलटा, कितने बच्चे पलटा और अभी क्या स्थिति है? देखिए, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह बड़ी घटना हुई है। कांवड़ियों से भरा एक ट्रक था जो नरेंद्र नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटा है। अभी तक की जानकारी में पता चला है कि इस ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे और ब्रेक फेल होने की वजह से जो है ये हादसा हुआ है। और गनीमत ये रही है कि ब्रेक फेल होने के बावजूद ट्रक पलटने के बाद सड़क पर ही पलटा है। अगर नीचे खाई में गिरता तो इसमें कितने लोगों की जान जाती, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। फिलहाल अभी तक की जानकारी के मुताबिक 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ा है और जबकि 18 जो कांवड़ियां हैं वो घायल होकर के आसपास के अस्पतालों में भर्ती हैं। कुछ जो सीरियस कांवड़ियां थे उनको ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है और अभी इस मामले में पुलिस और ने अपनी जांच शुरू कर दी है। और कांवड़ियों का जो हाल जानने के लिए जो है वो पुलिस टीम जो है नरेंद्र नगर और आसपास से जो है एम्स भी पहुंची हुई है। फिलहाल अभी सभी कांवड़ियों की पहचान हो गई है। पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश से जो है सिकंदराबाद जगह है, वहां से ये कांवड़िया जो है उत्तरकाशी जा रहे थे। हर साल ये वहां पर गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कांवड़ियों के लिए जो है भंडारे का आयोजन करते हैं। इसलिए ट्रक के अंदर कांवड़ियों के साथ में टेंट और खाने पीने का सामान भी उपलब्ध था। तो जब ये ट्रक पलटा तो वो सामान जो है इनके लिए जो है नुकसानदायक साबित हुआ, इनके ऊपर गिरा, जिससे वहां पर जो है 3 कांवड़ियों की मौत हुई है। अब इस पुलिस ने फिलहाल अभी ट्रक को जो है साइड कर दिया है और वहां पर जो ट्रैफिक की आवाजाही है उसको सुचारू रूप से कर दी है, क्योंकि जिस समय घटना हुई उस समय पर ट्रैफिक जो है वहां पे बाधित हो गया था। इस मामले में सीओ सुरेंद्र सिंह भंडारी है, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि जितने भी मृतक हैं उनके शव कब्जे में लेकर के फिलहाल मोर्चरी में रखवा दिया है और जल्दी ही पंचनामा भरने के बाद उनके पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई भी की जाएगी। और बाकी जो भी इसकी टेक्निकल जांच है उसके लिए भी संबंधित विभाग को जो है अवगत कराया गया है। मौके पर आने के बाद जो भी इसमें जांच में तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर इस मामले में पुलिस अग्रिम कार्रवाई भी करेगी। फिलहाल ड्राइवर जो है वो भी घायल होकर के इसमें जो है एम्स में भर्ती है, उससे भी पुलिस पूछताछ करेगी और जो भी इसमें जानकारी सामने आएगी वो हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। जी, अभी जो घायल अस्पताल में भर्ती है उनकी क्या स्थिति है? क्या उन घायलों में से कोई गंभीर रूप से घायल है? देखिए, अभी हमारी इस मामले में केवल पुलिस से ही बात हुई है। अभी हमारी मेडिकल टीम से कोई बात नहीं हो पाई है, क्योंकि जितने भी घायल थे उनको अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। फिलहाल अभी यही पता चला है कि 3 से 4 जो कांवड़ियां हैं वो ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं, जो कि एम्स में भर्ती है। बाकी आसपास के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल हैं उनको वहां पर पहुंचाया गया तो वो ठीक है। 18 में से जो है 4 लोग गंभीर हैं। उनकी अभी क्या स्थिति है इसका अभी तक स्वास्थ्य बुलेटिन जारी होगा एम्स की ओर से, तभी इसमें पता चल पाएगा कि आखिरकार फिलहाल क्या स्थिति है। इसमें एक छोटा बच्चा भी बताया जा रहा है जिसकी जान यहाँ पे जो है बचाई गई है। एसडीआरएफ की टीम ने इसमें अपना अहम योगदान जो है वो दिया है, जो कि घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को जो है रेस्क्यू कर बाहर निकाला और तत्काल जो है आसपास के स्वास्थ्य केंद्रों में और अस्पतालों में भेजा उनको। तो इस वजह से जो है पुलिस की जो एक्टिविटी थी, एसडीआरएफ की जो एक्टिविटी थी, क्विक रिस्पॉन्स की, उसकी वजह से भी कई घायलों की जान इसमें बचती हुई दिखाई दी है। बाकी जो भी अपडेट आती है वो हम अपने दर्शकों को जल्दी ही बताते हैं। सपना, बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे। नशा नहीं इलाज दो अभियान के तहत मालधन महिलाओं ने महिला एकता मंच के साथ मिलकर रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट के कार्यकाल पर जो है थाली और कनस्तर लेकर हल्ला बोला। इस दौरान उन्होंने कार्यालय के गेट पर दर्जनों मांग पत्र चस्पा किया। वहीं महिलाओं ने प्रशासन पर उनके साथ सख्त रुख अख्तियार करते हुए आरोप लगाया कि महिलाओं का कहना है कि उनके द्वारा मालधन सरकारी अस्पताल में डॉक्टर प्रशांत कौशिक और रचना कौशिक के ट्रांसफर को रोकने और वहां पर मानकों के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने और गोपाल नगर और पाटकोट में खोली गई शराब की दुकान बंद करने का लिखित आश्वासन देकर अवैध कच्ची शराब रोकने के लिए विशेष टीम का गठन करने की मांग की गई है। ऐसे में जिससे विधायक के जरिए लंबे वक्त से नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि इन मांगों के लिए 3 दिन पहले ही ज्ञापन दिया गया था।
और वही दून पुलिस अब एक्टिव मोड में नजर आ गई है। दून पुलिस ने एक नग वजन गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दरअसल आपको बता दें कि ये अंतर्राज्यीय नगवजन गिरोह है। नगवजनी की 2 अलग अलग घटनाओं का खुलासा हुआ है, जहां एसएसपी अजय सिंह ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का भी गठन किया था। पुलिस टीम जो है आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए सख्त निर्देश दिए थे और वहीं विकासनगर पुलिस ने गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपियों के पास से चोरी किए गए 8 लाख रुपए, ज्वेलरी और अन्य सामान बरामद हुई है। आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से रेकी कर नगवजनी के घटनाओं को अंजाम दिया था। चोरी की संपत्ति को झांसी जाकर बेचते थे आरोपी। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के कड़े निर्देश पर हरिद्वार पुलिस का देह व्यापार के खिलाफ सख्त अभियान जारी है। होटल की आड़ में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। सिटकुल के एचएमटी ग्रैंड होटल पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और थाना सिटकुल ने एचएमटी ग्रैंड होटल पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 4 महिलाएं और 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि होटल संचालक फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। आपको बता दें कि एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने देह व्यापार पर कड़ा रुख अपनाया है। देह व्यापार की मिल रही सूचनाओं पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून के गोविंदगढ़ क्षेत्र के श्री रामपुरम कॉलोनी में देर रात कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई, जहां पर अफरा तफरी मच गई। गोदाम में रखा कबाड़ खाक हो गया है। स्थानीय लोगों ने आग लगते ही सूचना बसंत बिहार पुलिस को दी। सूचना पर बसंत बिहार से पुलिस बल और फायर स्टेशन से दमकल के वाहन मौके पर पहुंचे, जहां दमकल के 4 वाहनों ने कबाड़ की दुकान पर लगी आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पा लिया। आग के कारण दुकान के अंदर रखा सामान जल गया है। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पुलिस घटना के कारणों की विस्तृत जांच कर रही है। दुकान को कबाड़ी का काम करने वाले नौशाद ने किराए पर लिया था। और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा फैसला किया है। दरअसल कांवड़ यात्रा मार्ग में जो भी दुकान होंगे, फूड दुकान होंगे, उन्हें अब लाइसेंस उनके लिए जरूरी हो गया है। नियमों का पालन न करने वालों पर भी लगेगा 2 लाख रुपए तक का जुर्माना। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट को लेकर भी मुखिया सेवक धामी का बयान सामने आया है। हमारी आस्था और भक्ति की यात्रा है कांवड़ यात्रा। उन्होंने कहा कि 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आते हैं धर्मनगरी हरिद्वार और ऋषिकेश। मां गंगा का पवित्र जल लेकर अपने गंतव्य स्थानों को प्रस्थान करते हैं श्रद्धालु। ऐसे में कांवड़ यात्रा मार्गों में शुद्ध होनी चाहिए दुकानें, खाद्य पदार्थों में नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की कोई भी मिलावट। और ऐसे में कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। कांवड़ यात्रा को लेकर लिए गए अहम फैसले। यात्रा को लेकर कल होगी समीक्षा बैठक। जन प्रतिनिधियों, स्टेक होल्डर और व्यापार मंडल के लोगों से लिए जाएंगे सुझाव। कांवड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहां खाना मिलता है, वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो। उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है, इसलिए हमने ये किया है और कल मैं इसकी व्यापक रूप से समीक्षा भी करने वाला हूं। और जो हमारे जनप्रतिनिधियों के, स्टेक होल्डर्स के, जो व्यापार मंडल के लोग हैं, धार्मिक सभा के लोग हैं, गंगा सभा के हमारे प्रतिनिधि हैं, उनके जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर हम और आगे भी निर्णय करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए अब कांवड़ मार्ग पर जो भी दुकान होंगे सभी को अब लाइसेंस जो है उनके लिए जरूरी हो गया है। ऐसे में क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है?
हाँ, सबसे बड़ी बात है कि कांवड़ यात्रा की बात करें तो सबसे बड़ी यात्रा होती है और ये एक धार्मिक यात्रा होती है। और लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से लगातार जो संख्या है वो कांवड़ियों की वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसके लिए पहले से ही पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं कि यात्रा शांतिपूर्ण रहे, आपस में सौहार्द बना रहे। इसके लिए लगातार कहें तो हम जितने पढ़ने जिन जिलों से आने वाली यात्रा है, जिन जिलों में इसका भ्रमण होता है, वो जिला प्रशासन और साथ ही कहें तो शासन प्रशासन में भी स्वयं मुख्यमंत्री भी इसकी बैठक लेते हैं और बहुत बड़े स्तर पर यह मेला यहाँ पर होता है। उत्तर प्रदेश से चलकर यह उत्तराखंड में होता है। यहाँ से हरिद्वार कहें, ऋषिकेश कहें, नीलकंठ महादेव कहें, यहाँ से गंगा जल लेके शिव भक्त जो होते हैं हरिद्वार हर की पौड़ी से लेकर जहां जहां इनके अपने शिवालय होते हैं, जिस दिन महाशिवरात्रि होती है उस दिन भगवान को ये अपने जल अर्पण करते हैं। और हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे बहुत बड़े हैं जो गंगोत्री तक जाते हैं और गंगोत्री गौमुख से गंगा जल लेके भी आते हैं। तो सभी तरह के यहाँ पर शिव भक्त आते हैं और इसको लेकर से मुख्यमंत्री ने बैठक भी ले रहे हैं। लगातार मुख्य सचिव ने बैठक ली है, सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक ले चुके हैं। यही है कि यह यात्रा संपूर्ण है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो और जो नियम कानून है उसका कड़ाई से पालन किया जाए। यही अब सबसे बड़ी बात है। जितने भी कांवड़ मेले में जो दुकानदार होंगे उनकी गुणवत्ता मतलब खाने पीने की अच्छी रहे, इसके लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। और यही कहा गया है कि जो खान पीन का जो गुणवत्ता हो वो बेहतर हो, इसमें खाद्य पदार्थ विभाग इनकी जांच करे, लाइसेंस इनको जारी करे और साथ ही सबसे बड़ी बात है ये भी तय हुआ है कि जो दुकानदार होंगे वो कहीं ना कहीं अपनी नेम प्लेट भी लगाएं। तो ये चीजें अब तय की गई हैं और यही कहा जा रहा है कि जो इन मानकों को नहीं मानेगा, जो नियम कानून की अवहेलना करेगा, कहीं ना कहीं उसको 2 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी रखा गया है कि वो भी उन पे किया जाएगा। तो कुल मिला के कहे यही प्रयास है कि यात्रा सुरक्षित रहे, किसी प्रकार की परेशानी और गुणवत्ता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। बिल्कुल। क्या इनमें छोटे दुकानदारों या फिर जो छोटे छोटे स्टॉल्स लगाते हैं, खासतौर से काटवा, सबको भी इसमें शामिल किया गया है? हाँ, सबसे बड़ी बात है इसमें बड़े तो होते नहीं, पर जब ये मेला शुरू होता है तो रोड सड़कों पे इधर उधर छोटे दुकानदार ही ज्यादा लगते हैं, ठेलियों पे लग जाते हैं, होटल्स वगैरह बन जाते हैं, चीजें बनती हैं। पर हम देख रहे हैं कि निःशुल्क भी काफी यहाँ पर संस्थाओं द्वारा भंडारे की व्यवस्था भी की जाती है। वो तो लगते हैं, पर लोग रोजगार के माध्यम से भी यहाँ पर काफी दुकानें लगती हैं। वही उनसे तय किया गया है कि जो उनकी गुणवत्ता हो वो सही हो, किसी प्रकार का गलत उनको कई खाद्य पदार्थ ना दिया जाए, इसके लिए विशेष निगरानी के विशेष और साथ ही उनकी सुरक्षा। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, रात दिन की कांवड़ यात्रा चलती है, इसमें कई दिन हाईवे तक बंद कर दिए जाते हैं। तो इन सबको देखते हुए यह भी तय किया गया है कि ये शांतिपूर्ण यात्रा रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इनकी सुरक्षा भी व्यवस्था की, क्योंकि पुलिस विभाग हो गए, अन्य विभाग है, वो सब इनकी सुरक्षा को लेकर बैठक कर चुके हैं और नियम भी कई चीज बना चुके हैं कि आप कांवड़ यात्रा पे सबसे बड़ी बात है डीजे जो चलाया जाता है वो सीमित आवाज में चले, जिस रूट से जाना है वो रूट जो तय किया उस रूट पे जाए। तो सभी चीजों को ये तय किया गया है कि जो नियम कानून बनाए गए हैं उनका सख्ती से पालन हो, सकुशल ये यात्रा संपन्न हो सके। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि जो नियमों का उल्लंघन करेगा उसे 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ेगा। क्या सिर्फ जुर्माना ही देना पड़ेगा या फिर कोई और भी कार्रवाई होगी? अभी तक तो यही तय किया गया है, क्योंकि ये इसलिए किया गया है कि ताकि लोग जो दुकानदार हैं जो लगाएं वो खान पीन का जो क्या कहते हैं क्वालिटी है वो उसको मेंटेन रखें उसमें कहीं, क्योंकि आजकल बड़ा गलत आप देख रहे हैं दूध पनीर ये और कई चीजें बड़ी मिलावटी चीजें आ रही हैं जिससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को बहुत गहरा असर पड़ता है। तो यही चीजें विशेष ध्यान रखा गया है कि जो भी यहाँ पर खाद्य पदार्थ रहे और जो छोटे दुकानदार भी बनाए उनकी गुणवत्ता सही हो और इसके लिए 2 लाख रुपए जुर्माने से क्या है कि उनके अंदर डर बैठे ताकि वो इस प्रकार की गलती ना कर सके, ये प्रयास किया गया है। जी, बड़ी संख्या में देखिए श्रद्धालु कांवड़ यात्रा को लेकर चले गए हैं और ऐसे में देखिए एक दुखद खबर भी सामने आई आज, जहां एक कांवड़ियों से भरे ट्रक पलट गया। तो सुरक्षा के कैसे इंतजाम इस वक्त दिखाई दे रहे हैं? हाँ, वही मैंने कहा ना कि बड़ा इस बार नियम कानून बनाए गए हैं। जैसे अब ये ट्रक में इतने सारे लोग भर के जा रहे थे, तो यही चीजें हैं कहीं कि आपने किस हिसाब से जाना है, जिस हिसाब से गाड़ी है उसमें कहीं गुना अधिक चले जाते हैं,
और भी अपने बड़ा डीजे लेके आते हैं। कहीं कहीं ऐसे होते हैं तो मतलब ये है कि कोई अगर आपस में किसी के साथ कोई वाद विवाद ज्यादा ना हो, कोई हो तो उसको शांत किया जाता है। कई बार लोकल और बाहर के लोगों में भी कहीं ना कहीं किसी चीजों को लेकर कहीं हो जाता है कि देर रात की यात्रा चलती है। कई ऐसे मामले पिछली बार भी निकल के आए हैं। तो यही प्रयास किया गया है कि ये यात्री शांतिपूर्ण रहे और जिस सेवा भाव से आ रहे हैं, जिस भक्ति के भाव से आ रहे हैं, वो यात्रा सफल रहे, सकुशल रहे, किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने सख्ती भी की है और वो इसकी समीक्षा बैठक भी करेंगे। बिल्कुल, हमारी भी शुभकामनाएं है कि जो भी यात्री, जो भी श्रद्धालु हैं, वो यात्रा मार्ग पर रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। 11 schools,